उत्तर प्रदेश के संभल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तालाब की जमीन पर बने मकान तोड़ रहे हैं लोग। बुलडोजर एक्शन के डर से खुद ही घर तोड़ रहे हैं लोग। 3 मकानों को प्रशासन नोटिस दे चुका है। तीनों मकानों को गिराने की प्रशासन की तैयारी है। मकान पर हथौड़ा चलाकर खुद लोग तोड़ रहे हैं। कुछ अवैध मकानों पर भी बुलडोजर एक्शन होगा। तो बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने जब नोटिस दिया और प्रशासन के बुलडोजर के नोटिस के बाद आपको बताएं कि लोग अपना घर खुद ही गिरा रहे हैं। हथौड़े से लोग अपना घर तोड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखें कि कैसे लोग अपने घरों को तोड़ रहे हैं और बुलडोजर ही चल रहा है। तो ये जो तस्वीर है आपके सामने जहां आपको पुलिस नजर आ रही है, उसके पीछे आप देखिए लोग हथौड़ा लेकर के अपने घर पर चला रहे हैं। देखिए लोग अपने घर पर हथौड़ा चला रहे हैं। इसकी तस्वीर भी आपके सामने। दूसरी तरफ एक बुलडोजर भी पहुंचा है कार्रवाई के लिए। वो भी बुलडोजर कार्रवाई भी हो रही है और लोग हथौड़ा भी चला रहे हैं। लोग अपने हथौड़े से भी घर को तोड़ रहे हैं। संभल के रावा बुजुर्ग गांव में जहां पर अवैध निर्माण कर मकान बना लिए थे सरकारी जमीन पर, जो संभल प्रशासन की तरफ से इन मकान स्वामियों के लिए नोटिस दिया गया था। संभल के तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप के द्वारा बताया गया कि जो सरकारी जमीन थी उस पर 3 लोगों ने 3 मकान बना लिए थे और उसी को लेकर के जो कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की गई। तो जो मकान स्वामी है वो खुद अपने हाथों से हथौड़ा चला करके अवैध मकान को निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया। ये मेरे सहयोगी हैं जो दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जो मकान मालिक हैं जो मजदूरों को लगा करके बुलडोजर की कार्रवाई के डर से वो यहाँ पर मकानों को हथौड़ा चला करके अवैध मकान का निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया है। सुरक्षा की बात की जाए, तमाम सुरक्षा को लेकर के तमाम जो संभल के पुलिस फोर्स, कई थानों का पुलिस फोर्स लगा दिया गया। तो तमाम जहाँ पर प्रशासन मौजूद है। जो मजदूर हैं जो अवैध निर्माण कर लिया था, जो सरकारी जमीन में जो तमाम ऐसे जो दीवार लगा दी थी, उन दीवारों को खुद अपने हाथों से मजदूर लगा करके हथौड़ा चला करके ये मजदूर लगा करके ये अवैध निर्माण को हटाना शुरू कर दिया गया है। संभल के प्रशासन का कहना है कि अगर कोई भी जनपद में अवैध निर्माण या कोई भी अवैध कब्जा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यानी कि अब जो आज रावा बुजुर्ग गांव में बुलडोजर के डर से पहले ही मकान स्वामियों ने खुद अपने हाथों से हथौड़ा चला करके अवैध मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। संभल से कैमरामैन के साथ सत्यपाल यादव, एनडीटीवी संभल। रावा बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर 3 अवैध मकान बनाकर निर्माण कर लिया गया था, जहां पर संभल प्रशासन के द्वारा इन्हें पहले नोटिस दिया गया था कि जो अवैध निर्माण है उसको हटा लिया जाए, लेकिन इन लोगों ने निर्माण नहीं हटाया। तो आज संभल प्रशासन के द्वारा पीला पंजा चलाकर इन पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए किस तरह से जो संभल प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पर जो बुलडोजर के द्वारा इन मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो बुलडोजर आने से पहले ही जो मकान स्वामी है वो खुद मजदूरों को लगाकर हथौड़ा चलाकर इन्हें अवैध निर्माण को हटाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो संभल के प्रशासन है उन्होंने बताया कि पहले इनको नोटिस दिया गया था और करीब काफी समय दिया गया था। नोटिस के जवाब न देने पर और समय से अवैध निर्माण न हटाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। लगातार संभल प्रशासन के तरफ से लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। इसी गांव में 3 दिन पहले जो रावा बुजुर्ग गांव है, इसी गांव में एक अवैध मस्जिद सरकारी तालाब की जमीन पर बना ली थी और उस पर भी बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की गई थी। तो संभल प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि जो भी जनपद में अगर कोई भी बुलडोजर अवैध निर्माण करेगा या अवैध कब्जा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ यहाँ के नायब तहसीलदार हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, सर क्या कहना चाहेंगे? तहसील न्यायालय के फरवरी 2025 में आदेश हुआ था बेदखली का, उसका कंप्लायंस हो रहा है जी। तो सर कितने मकान है यहाँ पर? ये 3 मकान है बाबू अपराध रिश्तेदार के। कितने एरिया में बना हुआ है? डाटा संख्या 682 है। लगभग 880 वर्ग मीटर में 3 मकान बने हुए हैं। पहले इन्हें नोटिस भी दिया गया था? नोटिस दिया हुआ है, कई बार इन्हें अपील में भी गए हैं। ये तहसील न्यायालय के आदेश के बाद में या अपीलेट कोर्ट में भी गए हैं, वहाँ से उनकी अपील निरस्त हो गई है। उसके बाद हमने नोटिस भी दिया है। उसके बाद ये थे संभल के नायब तहसीलदार। इनका कहना है कि पहले हमें इन्हें नोटिस दिया गया था, नोटिस के बाद इन्होंने अवैध जो निर्माण था उसे नहीं हटाया। तो आज बुलडोजर की कार्रवाई से इनके मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन सहयोगी के साथ सत्यपाल यादव, एनडीटीवी संभल। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी सत्यपाल अभी जुड़ेंगे संभल से मौके से जहां पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। लेकिन रणवीर, संभल आजकल बहुत सुर्खियों में है और कुछ न कुछ ऐसा होता है कि संभल रोज सुर्खियों में रहता है और आज भी इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि वहां पर बुलडोजर और चल रहा है कुछ मकानों पर और कुछ मकानों को लोग खुद ही तोड़ रहे हैं।
देखिए जरा संभल को ना 53 साल पीछे जाकर के देखना होगा कि क्यों संभल अभी चर्चा में है। दरअसल 1978 में एक दंगा हुआ, उस दंगे में सैकड़ों लोग मारे गए और उसके बाद से बहुत से लोग थे पलायन कर गए, और जो पलायन कर गए उनके घर खाली पड़े थे, कुछ घरों में कब्जा हुआ, सड़कों पर लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के अपने घर बनाए, जो सरकारी ज़मीनें थी वहाँ लोगों ने कब्जे कर लिए और धीरे धीरे संभल जो कि एक इतना भी सकरा इलाका नहीं था जो अब जितना सकरा हो गया था। और हाल फिलहाल में जब जामा मस्जिद, जो कि वहाँ की जामा मस्जिद कही जाती है कि उस पर भी हरिहर मंदिर हुआ करता था, हिंदू पक्षों ने दावा किया और इस दावे को लेकर के सिर्फ एक कोर्ट का मामला था और कोर्ट ने कहा एएसआई सर्वे करा लो। सर्वे कराने जब पहुंचे तो पता चला वहाँ दंगा हो गया, और दंगा होने के बाद से संभल में सरकार ने साफ कह दिया कि अब यहाँ कब्जा नहीं चलेगा, और कब्जा नहीं चलेगा इसलिए नोटिस दी जाती है। नोटिस देने के बाद लोग कोर्ट जाते हैं, अपील करते हैं। अपील में चूंकि सरकारी ज़मीन है, सरकारी दस्तावेजों में कोई नजूल है तो कोई सरकारी दस्तावेज है, दस्तावेजों में सरकारी ज़मीन का जिक्र आता है, और इस वजह से उनके जो वाद है वो निरस्त होते हैं कोर्ट से और फिर कार्रवाई होती है। और इसी तरह ये कार्रवाई हुई है 3 मकानों पर जो कि तालाब की ज़मीन पर बना है। और तालाब की ज़मीन की खासियत ये है कि जो संभल है वहाँ कुंड और तालाब बहुत ज़्यादा थे। बिल्कुल रणबीर, आप ठीक कह रहे हैं कि ये तालाब की ज़मीन पर शायद अवैध निर्माण हुआ है। और इसी पर बात करने के लिए ग्राउंड जीरो से मैं देख रहा हूँ कि सत्यपाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सत्यपाल, ये बताइए कि क्या कार्रवाई हो रही है इस वक्त? बिल्कुल, जिस तरह से जो रावा बुजुर्ग गांव है, संभल के असंगोली थाना क्षेत्र के रावा बुजुर्ग गांव है, जहां पर 3 दिन पहले भी जो अवैध अतिक्रमण कर जो मस्जिद बना ली गई थी सरकारी जमीन पर, वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। और आज उसी गांव रावा बुजुर्ग गांव में जहां पर सरकारी जमीन पर 3 मकानों को अवैध निर्माण कर लिया गया था, जो कि संभल प्रशासन का कहना है कि इन लोगों को पहले नोटिस दिया गया था और समय दिया गया था कि जो अवैध अपने निर्माण कर लिया उसे हटा लिया जाए, लेकिन इन लोगों ने नोटिस के देने के बाद भी कोई अवैध निर्माण नहीं हटाया। तो आज संभल प्रशासन वहां पर बुलडोजर लेकर पहुंचा तो खुद लोग बुलडोजर की डर से अपने हाथों में हथौड़ा लेकर और मजदूर लगाकर जो अवैध निर्माण था, जो मकान था, उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसको लेकर उन्होंने संभल प्रशासन के द्वारा उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले भी नोटिस दे जा चुका है और कई बार इन लोगों को जानकारी दे दी गई है कि जिस तरह से आपको जो अवैध निर्माण है इसे हटा लिया जाए, लेकिन जिन लोगों की तरफ से अवैध निर्माण को नहीं हटाएगा। तो आज संभल के तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप है, वो मौके पर पहुंचे काफी पुलिस फोर्स के साथ, तो एक बुलडोजर के द्वारा इन मकानों को, अवैध मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जिस तरह से जो पीला पंजा है वो लगातार अवैध निर्माण है जो मकानों पर, उन पर कार्रवाई की जा रही है। संभल प्रशासन का कहना है कि जो रावा बुजुर्ग गांव है उनमें 3 अवैध सरकारी जमीन पर, तालाब की जमीन पर जो मकान बना लिए थे, इन लोगों को पहले कई बार जानकारी दी गई, इन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जबकि संभल के डीएम और एसपी का साफ तौर से कहना है कि संभल में अगर कोई भी अवैध अतिक्रमण या अवैध कब्जा करेगा तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। लगातार संभल में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी चलिए, अब नजर बना के रखिएगा सत्यपाल, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन रणबीर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे और भी आगे बात करेंगे क्योंकि एक अहम खबर और आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। और ये खबर भी संभल से ही जुड़ी हुई है क्योंकि संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूक उर रहमान बर्क की फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें ममलूक उर रहमान ने कहा है कि बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद के पिता ममलूक उर रहमान बर्क का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। और रणबीर सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए। रणबीर, ये बताइए कि क्यों कह रहे हैं स्थानीय सांसद के पिता कि इसको अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अयोध्या को 2 तरीके से देखा जाता है। एक वो धर्म की अयोध्या जहां श्रद्धालु जाते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, और वो अयोध्या जिसके बारे में आरोप लगता है कि बीजेपी ने उसको अपनी राजनीति के केंद्र में रखा था। 1980 के दशक में, जब 1980 में जनसंघ से भाजपा बनी थी, तो भाजपा के एजेंडे पे सबसे पहले ऊपर जो 3 चीज़ें थी उनमें 370 के बाद राम मंदिर हुआ करता था, और इसीलिए राम मंदिर को यूपी की राजनीति में माना जाता है कि वो राजनीति का भी केंद्र है। और ममलूक उर रहमान जो कि जियाउर रहमान के पिता हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अब
चूंकि मंदिर बन गए और मंदिर का जो मामला है वो खत्म हो गया, इसलिए बीजेपी को एक नया एजेंडा चाहिए और उस एजेंडे में उसे कहीं ना कहीं संभल दिखाई देता है। कल्कि का अवतार, कलयुग में कहते हैं कल्कि जब अवतार लेंगे तो उसी संभल में लेंगे, और वो संभल जो तीर्थ था, वो संभल जहां 68 तीर्थ थे और वहां पर कूप थे, वो सारे कूप ढूंढे जा रहे हैं, वो सारे तीर्थ ढूंढे जा रहे हैं। तो ये जो कवायद है, ये कोशिश है, इसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस संभल को अब अयोध्या बनाने की कोशिश है। जिस तरह से 1992 में 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिराया गया था और उसके बाद से अयोध्या देश की राजनीति के केंद्र में थी, वैसे ही अब संभल के बारे में दावा है कि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि संभल को अब उस विवाद की तरह से एक बार उभारा जाए, क्योंकि काशी और मथुरा दोनों का ही मामला कोर्ट में चल रहा है और इसलिए बीजेपी को ये चाहिए। इस तरह के आरोप हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जिस अयोध्या का वो जिक्र कर रहे हैं वो भगवान राम की अयोध्या, और हम पूरे देश को उसी अयोध्या की तरह बनाना चाहते हैं जहां पर राम राज्य हो। तो राजनीति है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप है, और इसमें एक नया आरोप ममलुकुर रहमान बर्क ने लगाया है। चलिए रणबीर, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो रणबीर ने समझाया कि कैसे ये बयान आया और क्यों आया है। बर्क के बयान पर बीजेपी का भी पलटवार आ गया है। संभल ही नहीं, पूरा देश अयोध्या बने, ये बीजेपी कह रही। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इसी को लेकर के निशाना साधा। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि बीजेपी के पास अयोध्या जैसा मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो संभल को नया अयोध्या बनाना चाहते हैं। देखिए, अयोध्या को मुद्दा तो नहीं है। अयोध्या हमारी जीवन शैली है, हमारा प्राण है। भगवान राम जो जन जन के हृदय में व्याप्त हैं, ये शफीकुर रहमान के हृदय में व्याप्त हैं, इनके पूर्वजों के मन में थे। अभी लोग बदल रहे हैं, अब ये राम को गाली देने का काम करते हैं, पर ये सब राम के वंशज हैं। पर अगर संभल को भी अयोध्या बनाने की बात करते हैं तो अयोध्या का मतलब भगवान राम, राम का मतलब एक मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा मतलब जिसमें संस्कार है, जिसमें चरित्र है, जिसमें समाज के प्रति समर्पण है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें सबको सद्भाव के साथ लेके चलना चाहते हैं, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम उसका एक संस्कार उसके अंदर है। तो हम चाहते हैं कि संभल ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही अयोध्या बने। तो अगर उसमें संभल भी आएगा तो उसमें क्या बुरा है उसके? वो जिस अयोध्या की बात कर रहे हैं ना, वो राजनीति वाला अयोध्या है, जिसको 1992 के बाद ये कहा गया कि नहीं है, अयोध्या होता है, राजनीतिक अयोध्या नहीं होता है। राम राम है, न राम राजनीतिक है, न राम किसी एक के हैं, राम सबके हैं, सबके हृदय में वास करते हैं। और जो राम को मानते हैं, राम उनके भी हैं, और जो नहीं मानते उनकी मुझे लगता है कि बुद्धि थोड़ा मलिन हुई है, राम उनके भी हैं। और आपको बताएं कि प्रमोद कृष्णम इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। प्रमोद कृष्णम से हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि संभल को लेकर के मामला गरमाता जा रहा है। और प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मगुरु। प्रमोद कृष्णम जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। स्थानीय सांसद, संभल के सांसद के पिता ने एक फेसबुक वीडियो पोस्ट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि इसको अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, अयोध्या हमारी आस्था का आधार है। अयोध्या में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ। श्री राम जन्मभूमि है अयोध्या, और संभल श्री कल्कि भगवान की अवतरण स्थली है, श्री कल्कि भगवान की जन्मभूमि है। तो अयोध्या हमारे सनातन के उस युग की दास्तान है, और जिससे हमें अभी तक प्रेरणा मिलती है। भगवान राम ही संभल में आएंगे, और संभल में भगवान राम ही कल्कि के रूप में आएंगे। तो सवाल इस बात का है कि संभल को अयोध्या नहीं बनाया जा रहा है, संभल खुद तीर्थ स्थल है, संभल तीर्थ धाम है। संभल में श्री कल्कि धाम का निर्माण चल रहा है। भगवान की कृपा से प्रधानमंत्री जी पिछले वर्ष आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से यहाँ श्री कल्कि धाम का शिलान्यास हुआ। जब श्री कल्कि धाम का शिलान्यास हुआ, उसके बाद ये जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, ये जो कट्टरपंथी सोच है, ये खुद संभल की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। हम तो अपने आराध्य का मंदिर बना रहे हैं, धाम बना रहे हैं। दुनिया का ऐसा पहला धाम स्थापित हो रहा है जो भगवान के आने से पहले हुआ। लेकिन इस भावना को, इस श्रद्धा को, इस आस्था को ये लोग नहीं समझेंगे जो मोहम्मद अली जिन्ना के रिश्तेदार हैं। मोहम्मद अली जिन्ना इस देश को तोड़ना चाहते थे, इस देश को तोड़ने का काम किया, हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम किया। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं, ये फिर एक बार इस देश का विभाजन चाहते हैं, और मुसलमान भाइयों को
उकसाना चाहते हैं, मुसलमानों को उकसा करके उन्हें रोज ये कहते हैं कि हिंदुस्तान अलग है, मुसलमान अलग है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, लेकिन ये बात डॉक्टर बर्क और डॉक्टर बर्क साहब के साहबजादों को समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल, शुक्रिया प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको बताएं कि प्रमोद कृष्णम जो कि धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा कि ये बांटने की कोशिश है, सिर्फ और सिर्फ बांटने की कोशिश है, और संभल तो खुद में भी तीर्थ स्थान है क्योंकि यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होना है। और आए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली पुलिस की टीम जेएनयू पहुंची है। जेएनयू में पीएम को लेकर विवादित टिप्पणी का मामले की जांच और पूछताछ के लिए पहुंची है टीम। जेएनयू एसयू की ओर से विवादित नारेबाजी की गई। उमर और शर्जील की अर्जी खारिज होने पर यह नारेबाजी की गई थी। इस पूरे मामले पर जेएनयू से हमारी सहयोगी तेजश्री पुरंदरे पूरी जानकारी दे रही हैं। जेएनयू अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। कल रात यहाँ पर प्रदर्शन किया गया जिसमें विवादास्पद नारे लगाए गए। आपको बता दें ये नारे साबरमती ढाबे के बाहर रात 9:30 से 10 बजे के बीच लगाए गए। और ये विरोध किस बात पर हो रहा था? विरोध सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर हो रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं दी और इसी कारण से स्टूडेंट ग्रुप यहाँ पर, छात्र संगठन यहाँ पर विरोध कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर नारे लगे हैं वे काफी विवादास्पद हैं और इसीलिए दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि वो इस पूरे मामले के बारे में जानते हैं, अवेयर हैं, लेकिन अभी फिलहाल किसी तरह से कोई कंप्लेंट दायर नहीं की गई है। यदि कंप्लेंट आती है तो इस मामले में आगे एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे और एफआईआर भी करेंगे। जहां तक एबीवीपी छात्र संगठन की बात है तो एबीवीपी का कहना है कि वे भी इस मामले में पुलिस कंप्लेंट जरूर करने वाले हैं। जिस तरह की घटनाएं ये हो रही हैं ये काफी निंदनीय है और इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि एक राजनीतिक रंग भी ले लिया है, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर भी निशाना साध रही है, कहते हुए कि कांग्रेस इसी तरह से जब नारे लगते हैं और जिस तरह की से यहाँ के स्टूडेंट ग्रुप यहाँ पर नारे लगाते हैं ये उन्हीं को पनाह देते हैं और इसलिए ये पूरा मामला अब राजनीतिक तूल भी पकड़ रहा है। देखना होगा कि जब कंप्लेंट फाइल होगी, जब शिकायत दर्ज होगी, जब एफआईआर फाइल होगी, तब आने वाले समय में, आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमन सिंह के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए जेएनयू से तेजश्री पुरंदरे। और तेजश्री ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। तेजश्री बताइए क्या अपडेट है इस पूरी खबर में अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर है और एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है, क्योंकि कल रात जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हुआ उसके बाद नारेबाजी हुई और नारेबाजी में कई सारे विवादास्पद बयान दिए गए। एक नहीं, कई सारे विवादास्पद बयान दिए गए और एक नहीं, ये पहले भी इस तरह से कई बार जेएनयू सुर्खियों में रहा है जब साबरमती ढाबे पे विरोध प्रदर्शन के लिए छात्र संगठनों को बुलाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर इस तरह के नारे लगते हैं। अभी फिलहाल ताजा जानकारी और बड़ी खबर हमें यही मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त फिलहाल जेएनयू कैंपस के अंदर है। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं जेएनयू यूनिवर्सिटी की। सुरक्षा व्यवस्था जाहिर सी बात है यहाँ पर बढ़ाई तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक बात और बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर कुछ वक्त पहले अंदर गई थी ये देखने के लिए कि फिलहाल इस वक्त स्थिति किस प्रकार है, क्योंकि जिस तरह से नारे लगे थे कल, उसके बाद एबीवीपी छात्र संगठन में काफी रोष है और उन्होंने भी कहा है कि वो भी जल्द एक शिकायत दर्ज करेंगे। पुलिस का कहना है कि अभी फिलहाल उनके पास किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन शिकायत आती है तो वे आगे मामले में कार्रवाई जरूर करेंगे, एफआईआर भी फाइल करेंगे और जितने भी छात्र वहां पर मौजूद थे उन्हें बुलाया जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल इस मामले में कोई अपडेट नहीं है। एबीवीपी के छात्र हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि आगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में हमने देखा है कि पहली बार नहीं कि ये इस तरह से हुआ है। और आपसे 2 मिनट बात करना चाहेंगे कि आगे आप क्या करने वाले हैं, किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे? देखिए, हम ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुके हैं और जो हमारे वसंत कुंज के जो डीसीपी हैं वहाँ पे हम अब शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। उसका सर्कुलर आपको थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा। शिकायत आप दायर कर चुके हैं? पुलिस हम शिकायत कर चुके हैं और यहाँ के जो वामपंथी छात्र संगठन है
चाहे वो आईएसआई रहा हो, एसएफआई रहा हो, डीएसएफ रहा हो, इन लोगों का इन कृत्यों से भारत के टुकड़े करने से लेके पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की बात, कश्मीर की आज़ादी मांगने की बात, इनका पुराना नाता रहा है, जिन्होंने हमेशा से देश विरोधी गतिविधियां की हैं और उनके खिलाफ हम शिकायत भी करें। और हमें आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, आने वाले समय में हम, जैसे अभी देखो जिस तरीके से पुलिस क्या कार्रवाई करती है, हम उसको देखेंगे और उसके खिलाफ हमारा जो डेलीगेशन, जो हमारा संगठन जो फैसला करेगा, उस हिसाब से हम अपना कदम उठाएंगे। जानकारी मिल रही थी कि पुलिस की टीम भी इस वक्त साबरमती ढाबे के बाहर गई थी देखने के लिए कि क्या स्थिति है फिलहाल। जी, पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है और यहाँ पे जिस तरीके की देश विरोधी गतिविधियां ये लोग करते हैं, उनके खिलाफ अभी जो हमारे माननीय डीसीपी जी हैं, उनका भी ऊपर से जो मैसेज है वो आ चुका है। क्या कुछ बता सकते हैं कि कौन छात्र थे जो इस पूरे घटना में या फिर नारेबाजी में शामिल? देखिए, ये कोई पार्टिकुलर छात्र नहीं, लेकिन एक विचारधारा को जो लोग समर्थन करते हैं यहाँ पे, चाहे वो आईएसआई रहा हो, डीएसएफ रहा हो, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं और भारत के खिलाफ देश के अंदर। बिल्कुल। तो देखिए, बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस ने संज्ञान लिया है मामले का इनके मुताबिक और इन्होंने कंप्लेंट भी फाइल कर दी है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट इस वक्त हम जेएनयू से आपको दे रहे हैं। चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा तेजस्वी, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मगर राजनीतिक दलों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं इस पर, वो भी सुन लीजिए। आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है। यह है कांग्रेस लेफ्ट का इकोसिस्टम। मतलब आज सुप्रीम कोर्ट का तो विरोध कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर ही रहे हैं, पर अब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की बात कर रहे हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम, जो चिकन स्नैक काटना चाहता है, उसके बचाव में आना है। ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहे। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की बात, वो भी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, इसलिए ये डेथ थ्रेट देना है। ये दिखाता है कि कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम का मानसिक दिवालियापन आ चुका है। देखिए, वो वक्त आ गया है कि अब उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए कि देश विरोधी ताकतें जो हिंदुस्तान के अंदर, स्पेशली जेएनयू के अंदर जो लोग हैं, उन पे जब कार्रवाई, एक मैसेज जाना चाहिए कि अब बर्दाश्त से बाहर है। सिर्फ पढ़ाई के नाम पर जेएनयू के अंदर इस प्रकार से उत्पात मचाना, देश विरोधी बातें करना, देश विरोधी नारे लगाना, ये अब बर्दाश्त से बाहर है। दिल्ली पुलिस का संज्ञान लेगी और निश्चित तौर के ऊपर इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, आइडेंटिफाइड हैं, सामने आ रहे हैं, इसको चिन्हित करके इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे, भगवा ही होगा। और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, जमीयत-उल-उलमा हिंद के अध्यक्ष का बयान आया है। नफरत की राजनीति देश के लिए खतरनाक है। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मदनी। चुप रहे तो कल देश की शांति खतरे में होगी। शांति और सौहार्द को गंभीर खतरा है, ये कह रहे हैं महमूद मदनी। जमीयत-उल-उलमा के हिंद के प्रमुख महमूद मदनी का ये बयान आया है। कह रहे हैं चुप रहे तो कल देश की शांति खतरे में होगी। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। लोग नफरत की बातें कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं। वो लोग मुल्क के वफादार नहीं हैं, चैन और सुकून के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाबा, 20 करोड़ मुसलमान कम है, 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियन कम है। कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे? अरशद मदनी के बयान पर बीजेपी का पलटवार आ गया है। मदनी मजहब की राजनीति कर रहे हैं। मदनी को इकोसिस्टम आतंकियों को बचाता है। मदनी का इकोसिस्टम आतंकियों को बचाता है, ये बीजेपी की तरफ से पलटवार आया। शहजाद पुनावाला ने क्या कहा, सुनिए। अरशद मदनी तो सीधे सीधे भड़का रहे लोगों को। अरशद मदनी जी, दूसरों को बोलने से पहले खुद का चेहरा आईने में देख लिया करें। सबसे ज्यादा मजहब की राजनीति अगर कोई करता है तो वो आप और आपका इकोसिस्टम है। कांग्रेस तो कहती है कि मुस्लिम्स
इक्वल कांग्रेस, कांग्रेस इक्वल मुस्लिम्स, मुस्लिम्स का पहला अधिकार होना चाहिए, मुस्लिम आरक्षण की बात करती है। और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जिस प्रकार से अफजल गुरु, याकूब मेमन, बाटला हाउस एनकाउंटर के टेररिस्ट आतंकियों को और जो दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले टेररिस्ट है उनको भी बचाने का प्रयास आपके इकोसिस्टम ने किया है, और आप संविधान की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी ने भी मदनी के बयान पर निशाना साधा। अशांति और भाईचारा जो खराब हो रही है वो जिहादियों की वजह से हो रही है, और उसमें मूक दर्शक आप बन के बैठे रहते हैं। जितने भी बड़े बड़े इस्लामिक संस्थानें हैं उसके मुखिया हैं, आप जैसे सम्मानित लोग हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये उस समय मौन हो जाते हैं। तो इसलिए भाईचारा जो प्रभावित हो रहा है जिहादी मानसिकता और जिहादी सोच की वजह से हो रहा है। संविधान को मानते तो बवाले नहीं होता, संविधान को मानते तो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते। तो इसलिए आपको अपनी करेक्शन की आवश्यकता है, इसलिए दूसरे को पाठ हमें लगता नहीं पढ़ाने की आवश्यकता है। आप स्वयं पढ़िए और अपने जिहादी मानसिकता के लोगों को रास्ते पे लाइए। अन्यथा सरकार तो है ही है, योगी बाबा तो है ही हैं, कानून और रास्ते पे सबको ला देंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब एक और बड़ी खबर, ओवैसी के बयान पर नवनीत राणा का पलटवार आ गया है। नवनीत राणा ने ओवैसी पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र में घुसपैठियों की संख्या पर पूछा प्रश्न। मैं इलेक्शन कमीशन से भी सवाल पूछूंगी, इन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ये नवनीत राणा ने कहा है। तो नवनीत राणा इस वक्त लगातार बार पलटवार कर रही हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कल पलटवार किया था, उस पर फिर से नवनीत राणा ने सवाल पूछ लिया है। और नवनीत राणा ने क्या कहा वो सुन लीजिए। ओवैसी अमरावती दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि 8 बच्चे पैदा करने के लिए आपको किसने रोका है, कैसे देखते हैं ओवैसी के इस बयान को? ओवैसी जो अमरावती में कल आए थे, उन्होंने भाषण में बहुत बड़े बड़े नारे दिए, और उनको मेरा एक प्रश्न रहेगा। वो कहते हैं कि मैं वो मौलाना को जाके मिल के आता हूँ जिन्होंने 19 बच्चे किए, मेरे तो 6 बच्चे हैं और तुम भी करो 8-8, 10-10 बच्चे। मैं इनको पूछना चाहूंगी, एज ए सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप इस देश में, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, इस देश की डेमोग्राफी के बारे में बताइए। मुंबई में 10 से 30% कैसी बढ़ गई? जो घुसपैठिए हैं उन्होंने 10 से 30% कैसी बढ़ाई? तुम बोलते हैं 8 करो 10 करो, तुमको पूछ के नहीं करेंगे, तुमको बता के नहीं करेंगे। तुम्हारी घुसपैठियों ने कैसी संख्या बढ़ाई, पहले उस पर उत्तर दो। मैं तो इलेक्शन कमीशन से भी विनती करूंगी, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये जब अंदर बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने इनका पार्टी का भी जो परमिट दिया हुआ है वो कैंसिल करना चाहिए, और इनकी सिटीजनशिप भी इस देश की रद्द करनी चाहिए ओबीसी की, और इन्हें पाकिस्तान भेजना चाहिए। वहां जाके तुम 10 करो 20 करो और भीख मांगो जैसे पाकिस्तान के लोग भीख मांग रहे हैं, बस उतना ही तुम उसके ही लेवल के लोग हैं। अगर तुम्हें ज्यादा प्यार है ना पाकिस्तान से और उनके झंडे से, यहाँ से चले जाओ छोड़कर। तुम पहले ये बताओ कि तुम संविधान को आगे रखोगे कि इस्लाम को आगे रखोगे? ओवैसी इतना उत्तर दो, हम हमारे संविधान को आगे रखेंगे, हमारे सब धर्मों की जितने भी ग्रंथ हैं वो सब पीछे रहेंगे और संविधान आगे रहेगा। ओवैसी जी पहले आप उत्तर दो कि आप संविधान को आगे रखोगे कि इस्लाम को आगे रखोगे?